फिल्म थ्री इडियट्स चीन में काफ़ी हिट हुई थी। सवाल ये है कि क्या 90s की हिंदी फिल्में भी चीन में देखी जाती हैं। सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ दर्जन भर साल पहले चीन के सबसे बड़े नेता ने एक बंद कमरे में बिल्कुल सनी देओल के अंदाज में दहाड़ लगाई थी। उन्होंने कहा था कि क्या एक भी असली मर्द नहीं बचा था। यह सवाल सिर्फ सवाल नहीं, अपने आप में एक जवाब भी था 20वीं सदी के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल सवाल का। सवाल ये कि सोवियत संघ कैसे टूटा। दुनिया भर में इस सवाल पर मीमांसाएं लिखी गई, सैकड़ों किताबें, लेकिन चीन के लिए ये महज जिज्ञासा की बात नहीं है, ये जीने मरने का सवाल है। 1990 में दुनिया में दो सबसे बड़ी कम्युनिस्ट ताकतें थी, चीन और सोवियत संघ। क्रेमलिन की दीवारों से लाल झंडा उतरने की ये संख्या एक रह गई और साथ ही खड़ा हो गया एक संकट। अगर सोवियत संघ खत्म हो सकता है तो चीन क्यों नहीं। इसी सवाल के साथ शुरू हुई एक जद्दोजहद जो चीन में आज तक कायम है। सोवियत संघ के पतन से चीन ने क्या सीखा? नोबेल प्राइज विजेता को चीन के नेता इडियट क्यों मानते हैं? क्या था शी जिनपिंग का हिस्टोरिकल निहिलिज्म का दर्शन जिसे चीन अपनी दीवारों का सीमेंट मानता है? जानेंगे तमाम सवालों के जवाब इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे कहानी सोवियत संघ के उस भूत की जो आज भी चीन के राजनीतिक गलियारों में भटकता है। जानेंगे कहानी कि कैसे चीन ने सोवियत संघ की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया और इससे उन्होंने कौन से सबक सीखे। पंद्रह मई 1989 की सुबह बीजिंग में गर्मी दस्तक दे चुकी थी, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को पसीने गर्मी से नहीं घबराहट से आ रहे थे। वजह एक वीआईपी गेस्ट का आना। सोवियत संघ के सबसे बड़े लीडर मिखाइल गोर्बाचेव बीजिंग आ रहे थे। यह कोई मामूली सरकारी विजिट नहीं थी। 30 साल की कड़वाहट के बाद दुनिया के दो सबसे बड़े कम्युनिस्ट देश चीन और सोवियत संघ दोबारा हाथ मिलाने जा रहे थे। चीन के सुप्रीम लीडर देंग शियाओपिंग के लिए यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मोमेंट होने वाला था। वो दुनिया को सिग्नल देना चाहते थे कि चीन अब बदल चुका है, वो अब एक ग्लोबल प्लेयर है और रेड कारपेट बिछ चुका था। तोपों की सलामी तैयार थी, लेकिन तभी स्क्रिप्ट में एक लोचा हो गया। गोर्बाचेव का ग्रैंड वेलकम तियानमेन स्क्वायर पर होना था, वही जगह जहां 1949 में माओ त्से तुंग ने चीन की आजादी का ऐलान किया था। लेकिन उस दिन तियानमेन स्क्वायर पर सरकार का नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट्स का कब्जा था। वो वहां टेंट लगाकर डेरा डाले बैठे थे और भूख हड़ताल कर रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि डेंग शियाओपिंग को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। गोर्बाचेव की वेलकम सेरेमनी को तियानमेन से हटाना पड़ा और उसे गुपचुप तरीके से एयरपोर्ट पर ही करना पड़ा। इज़रा वोगेल अपनी किताब डेंग शियाओपिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना में लिखते हैं कि उस दिन डेंग को लगा जैसे उनके ही घर में मेहमानों के सामने बच्चों ने उनकी पगड़ी उछाल दी हो। उस दिन डेंग ने गोर्बाचेव से हाथ तो मिलाया, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उन्होंने एक अजीब चीज भी नोटिस की, ये कि सोवियत लीडर गोर्बाचेव को चीन के स्टूडेंट्स अपना हीरो और दूत मान रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि गोर्बाचेव अपने देश में आजादी ला रहे थे, लेकिन डेंग की नजर में गोर्बाचेव एक मूर्ख इंसान थे जो अपनी ही कब्र खुद खोद रहे थे। यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसने आज के चीन को बनाया। यह हंगामा 1989 में अचानक से नहीं शुरू हुआ था। इसकी नींव कुछ हफ्ते पहले 15 अप्रैल 1989 को पड़ी थी, जब चीन के एक पूर्व नेता हु याओबांग की मौत हो गई। हु याओबांग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे, लेकिन उन्हें इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि वो स्टूडेंट्स के प्रति थोड़े नरम दिल थे। इतिहास गवाह है कि कभी कभी एक मौत पूरी दुनिया बदल देती है। हु याओबांग की मौत ने वही काम किया जो 1914 में आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या ने पहले विश्व युद्ध के लिए किया था। एक चिंगारी। स्टूडेंट्स उन्हें श्रद्धांजलि देने निकले, लेकिन
धीरे धीरे ये भीड़ मातम से प्रोटेस्ट में बदल गई। एजरा वोगेल लिखते हैं कि स्टूडेंट्स को लगा कि पार्टी ने उनके हीरो के साथ नाइंसाफी की है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा 1976 में झोउ एनलाई की मौत के बाद हुआ था। तब भी लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। इस बार पार्टी के अंदर ही गृह युद्ध चल रहा था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बाहर से एक लोहे की दीवार दिखती थी, लेकिन अंदर ये कई गुटों में बटी हुई थी। 1989 में पार्टी के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच तलवारें खींच गई थी। एक कोने में थे झाओ जियांग, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे और थोड़े लिबरल ख्यालात के थे। वो चाहते थे कि स्टूडेंट से बात की जाए और उनकी मांगे सुनी जाए, क्योंकि उनका मानना था कि करप्शन वाकई एक मुद्दा है। दूसरे कोने में थे ली पेंग, देश के प्रीमियर और कट्टरपंथी। उनका मानना था कि ये स्टूडेंट्स देशभक्त नहीं बल्कि दंगाई हैं। उनकी थ्योरी साफ थी कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो चीन में भी वही होगा जो पूर्वी यूरोप में हो रहा था। क्या? कम्युनिज्म का अंत। और इन दोनों के ऊपर बैठे थे 84 साल के देंग शियाओपिंग। मजे की बात यह थी कि देंग के पास कोई बड़ा सरकारी पद नहीं था, न वो राष्ट्रपति थे न ही प्रधानमंत्री, लेकिन वो चेयरमैन ऑफ मिलिट्री कमीशन थे, यानी बंदूक उनके हाथ में ही थी और असली पावर उन्हीं के पास थी। सुसान शिर्क अपनी किताब ओवररीच हाउ चाइना डीरेल्ड इट्स पीसफुल राइज में बताती हैं कि कैसे उस वक्त चीन का नेतृत्व बिखर गया था और जब लीडरशिप में दरार पड़ती है तभी जनता को सड़क पर उतरने की हिम्मत मिलती है। अब मई का महीना आते आते बीजिंग का माहौल एकदम गर्म हो चुका था और गोर्बाचेव की विजिट के दौरान जो फजीहत हुई उसने देंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्हें लगा कि अगर अब नहीं रोका तो पार्टी खत्म हो जाएगी। 17 मई 1989 को देंग शियाओपिंग ने अपने घर पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और पोलित ब्यूरो के सदस्यों से साफ कह दिया, अब बहुत हो गया, पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा है। झाओ जियांग ने विरोध किया, लेकिन देंग ने उनकी एक न सुनी और झाओ को साइडलाइन कर दिया गया। बाद में उन्हें हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया, जहां वो अपनी मौत तक रहे। फिर आई 3 जून की रात। देंग ने सेना को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर तियानमेन स्क्वायर को खाली कराओ। टैंक सड़कों पर उतर आए, गोलियां चली और दुनिया ने टीवी पर देखा कि कैसे अपनी ही सेना अपने ही लोगों पर गोलियां चला रही थी। कितने लोग मरे इसका सही आंकड़ा आज तक किसी को नहीं पता। सरकार कहती है बहुत कम, विदेशी मीडिया कहता है हजारों में। लेकिन उस रात एक बात साफ हो गई कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने ही नागरिकों के खून से हाथ रंगने से कभी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। लियानमेन की घटना के ठीक 2 साल बाद 1991 में दुनिया के दूसरे हिस्से में एक और भूचाल आया। सोवियत संघ, जो कभी अमेरिका को आंखें दिखाता था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 25 दिसंबर 1991 को जब मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दिया और सोवियत यूनियन का लाल झंडा क्रेमलिन से नीचे उतरा तो पूरी दुनिया हैरान थी, लेकिन बीजिंग में सन्नाटा था और एक गहरा डर भी। चीन के नेताओं ने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को काम पर लगा दिया, क्योंकि उन्हें यह जानना था कि आखिर गलती कहां हुई। इतना ताकतवर देश जिसके पास हजारों परमाणु बम थे, वो बिना एक गोली चलाए कैसे खत्म हो गया? देंग शियाओपिंग और उनकी टीम ने जो निष्कर्ष निकाला वो बहुत दिलचस्प था। उन्होंने सोवियत संघ की मौत की वजह गरीबी या कमजोर इकोनॉमी को नहीं माना, बल्कि उन्होंने माना कि असली वजह थी राजनीतिक गलती। सुसान शिर्क की किताब ओवररीच में एक बहुत ही रोचक किस्सा है। देंग शियाओपिंग के बेटे देंग जिफांग एक अमेरिकी दोस्त से मिलते हैं और उससे कहते थे, मेरे पिता सोचते हैं कि गोर्बाचेव एक इडियट है। ऐसा क्यों? क्योंकि गोर्बाचेव ने पहले लोगों को बोलने की आजादी दी और बाद में इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने राजनीति को खोल दिया, लेकिन पेट भरने का इंतजाम नहीं किया। गोर्बाचेव को रूस अमेरिकी संबंधों को सुधारने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला था, लेकिन देंग का मानना था कि गोर्बाचेव ने अपनी पार्टी को धोखा दिया और अपनी सेना को कमजोर कर दिया। उन्होंने पार्टी की पकड़ ढीली कर दी और नतीजा यह हुआ कि देश टूट गया। देंग ने इस घटना से 3 बड़े सबक सीखे, जो आज भी चीन की राजनीति की गीता, कुरान और बाइबल हैं। पहला सबक, पार्टी सबसे ऊपर है,
चाहे कुछ भी हो जाए, कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए। अगर पार्टी कमजोर हुई तो चीन बिखर जाएगा, जैसे सोवियत संघ और युगोस्लाविया बिखर गए। दूसरा सबक क्या, कि स्थिरता ही सब कुछ है। देंग का एक फेमस कोट है, स्थिरता ही सबसे बड़ी जरूरत है, यानी स्टेबिलिटी ओवरवेल्म्स एवरीथिंग। अगर देश में शांति नहीं होगी तो विकास नहीं होगा, और अगर इसके लिए कुछ छात्रों पर टैंक चढ़ाने पड़े तो वो भी जायज है। तीसरा सबक, पेट भरो दिमाग नहीं। लोगों को आजादी नहीं चाहिए, उन्हें तरक्की चाहिए। सोवियत संघ इसलिए नहीं टूटा क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं था, बल्कि इसलिए टूटा क्योंकि वहां की दुकानों में डबल रोटी नहीं थी। 1989 के बाद चीन दुनिया में अकेला पड़ गया था। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने चीन पर सैंक्शंस लगा दिए थे और चीन की इकोनॉमी की रफ्तार रुक गई थी। पार्टी के अंदर कॉन्जर्वेटिव नेता हावी हो रहे थे। वो कह रहे थे, देखो हमने कहा था ना, ज्यादा बाजार बाजार करोगे तो यही होगा। अब वापस पुराने रास्ते पर चलो, माओ वाले रास्ते पर। लेकिन देंग शियाओपिंग बूढ़े जरूर हो गए थे, पर उनका दिमाग अभी भी तेज था। वो जानते थे कि अगर चीन वापस माओ के रास्ते पर गया तो वो भी सोवियत संघ की तरह भूख से मर जाएगा। उन्हें पता था कि पार्टी की लेजिटिमेसी अब विचारधारा से नहीं बल्कि लोगों की जेब भरने से आएगी। 1992 की शुरुआत में 88 साल के देंग शियाओपिंग अपनी रिटायरमेंट से बाहर निकले और उन्होंने दक्षिण चीन का एक दौरा किया, जिसे साउदर्न टूर के नाम से जाना जाता है। वो शेंज़ेन गए। उन्होंने वहां जाकर देखा कि कैसे बाजार खुलने से ये इलाके चमक रहे थे। उन्होंने वहां एक बहुत ही मशहूर बात कह डाली, क्या विकास ही सबसे कड़वा सच है। उन्होंने पार्टी को साफ संदेश दिया कि अगर हम गरीब रहें तो समाजवाद नहीं बचेगा। अमीर होना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए बाजार को खोलना होगा और दुनिया के साथ जुड़ना होगा। इज़रा वोगेल लिखते हैं कि देंग के इस दौरे ने चीन में एक नई जान फूंक दी। जो सुधार 1989 के बाद ठंडे बस्ते में चले गए थे वो फिर से शुरू हो गए। विदेशी कंपनियां वापस आने लगी और फैक्ट्रीज फिर से चलने लगी। देंग ने चीन की जनता के साथ एक अलिखित अघोषित समझौता किया था, क्या, हम तुम्हें अमीर बनाएंगे, हम तुम्हें दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे, बदले में तुम हमसे राजनीति के बारे में सवाल नहीं पूछोगे, तुम हमें सत्ता में रहने दोगे, तुम्हें पैसा मिलेगा, हमें पावर। और सच तो यह है कि पिछले 30 सालों से यह सौदा चल रहा है। चीन के लोग अमीर हुए और पार्टी की पकड़ मजबूत हुई। सोवियत संघ की राख पर चीन ने अपनी इमारत खड़ी की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देंग ने इकोनॉमी तो बचा ली, लेकिन उन्होंने पार्टी के अंदर एक सड़न भी छोड़ दी। अब जब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और कोई आदर्श नहीं बचता तो क्या होता है, तब जन्म होता है भ्रष्टाचार का, एक ऐसे करप्शन का जिसने पार्टी को दीमक की तरह अंदर से खाना शुरू कर दिया। 1992 में देंग शियाओपिंग के साउदर्न टूर ने चीन को बचा तो लिया था, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी व्यवस्था छोड़ गए थे जो बाहर से जितनी चमकदार थी, अंदर से उतनी ही खोखली होती जा रही थी। देंग के बाद सत्ता की बागडोर संभाली जियांग जेमिन और उनके बाद हु जिनताओ ने। अगर आप आंकड़ों को देखें तो ये चीन का गोल्डन एरा था, क्योंकि फैक्ट्रीज दिन रात धुआं उगल रही थी और पूरी दुनिया का सामान मेड इन चाइना हो रहा था। चीन की तरक्की की रफ्तार इतनी तेज थी कि 2001 में वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया और 2008 में जब बीजिंग ने ओलंपिक गेम्स होस्ट किए तो दुनिया ने मान लिया कि अगला सुपर पावर तैयार खड़ा है। लेकिन उस चमक धमक के पीछे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक अजीब तरह की बीमारी फैल रही थी। बाहर से लग रहा था कि ये एक मजबूत पार्टी है, लेकिन अंदर से ये एक दुकान बन चुकी थी जहां हर चीज का रेड कार्ड तय था। इस सड़न की जड़ थी वो सिस्टम जिसे देंग शियाओपिंग ने एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया था, क्या, कलेक्टिव लीडरशिप। इसका मतलब था कि अब चीन में माओ जैसा कोई एक तानाशाह नहीं होगा, बल्कि सब मिलजुल कर फैसला लेंगे। सुनने में यह बहुत डेमोक्रेटिक और आदर्शवादी लगता है, लेकिन सुसान शेर्क अपनी किताब में बताती हैं कि हु जिनताओ के दौर में यह सिस्टम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि कलेक्टिव इररिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया था।
हुआ ये कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं थी। पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में 9 लोग हुआ करते थे और ये 9 लोग चीन के नवरत्न नहीं थे बल्कि 9 अलग अलग राजा थे। एक के पास पुलिस थी, एक के पास प्रोपोगेंडा, एक के पास इकोनॉमी थी और सिस्टम ये बन गया कि तुम मेरे इलाके में टांग मत अड़ाओ, मैं तुम्हारे इलाके में टांग नहीं अड़ाऊंगा। यानी सबने अपने अपने डिपार्टमेंट को अपनी जागीर बना लिया था। हु जिनताओ जो देश के राष्ट्रपति थे वो सिर्फ नाम के बॉस थे और वो इनमें से किसी को रोक नहीं सकते थे। नतीजा ये हुआ कि हर डिपार्टमेंट देश के भले के बजाय अपने फायदे और अपनी जेब भरने के लिए पॉलिसी बनाने लगा। उस दौर में चीन में एक कहावत बहुत मशहूर हुई, 9 ड्रैगन मिलकर समंदर को मथ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। ये 9 ड्रैगन थे स्टैंडिंग कमेटी के 9 मेंबर और इनमें सबसे खतरनाक ड्रैगन था झाओ योंगकांग। झाओ योंगकांग चीन के सिक्योरिटी जार थे। पुलिस, जासूसी विभाग, कोर्ट कचहरी सब उनकी मुट्ठी में था। उनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनका बजट डिफेंस बजट से भी ज्यादा हो गया था। सुसान शिर्क लिखती हैं कि झाओ योंगकांग ने स्टेबिलिटी के नाम पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। अगर किसी गांव में लोग करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते तो झाओ की पुलिस उन्हें देशद्रोही बताकर जेल में डाल देती। स्टेबिलिटी बनाए रखना एक बिजनेस बन गया था जिसे वेवन यानी स्टेबिलिटी मेंटेनेंस कहा गया। जितना ज्यादा डर उतना ज्यादा बजट। सोवियत संघ के पतन का एक कारण था पार्टी के नेताओं का करप्ट होना, लेकिन चीन में जो हो रहा था वो करप्शन के नेक्स्ट लेवल पर था। पार्टी के अंदर पद खुलेआम बिकने लगे थे। आप काबिल हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना पैसा दे सकते हैं। और सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात थे सेना के बड़े बड़े जनरल अपनी कुर्सियों का सौदा करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे जनरल शू काइयो जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, यानी सेना में भर्ती और प्रमोशन के सर्वे सर्वा। जब बाद में शी जिनपिंग के दौर में उनके घर पर छापा पड़ा तो जांचकर्ताओं की आंखें फटी रह गई क्योंकि उनके घर के बेसमेंट में नोटों के पहाड़ मिले थे। डॉलर, यूरो, युआन, इतना कैश था कि उसे गिनने के लिए मशीनें कम पड़ गई और उसे तोलना पड़ा। पता है कितना कैश था? 1 टन से भी ज्यादा। इसे ले जाने के लिए मिलिट्री के 10 ट्रक बुलाने पड़े थे। यह पैसा उन अफसरों से आया था जिन्होंने प्रमोशन के लिए जनरल साहब को रिश्वत दी थी। एक मेजर जनरल बनने के लिए करोड़ों युआन का रेट फिक्स था। अब सोचिए, अगर सेना के अफसर पैसा देकर पद खरीद रहे हैं तो युद्ध के मैदान में वो लड़ेंगे नहीं बल्कि अपना पैसा वसूल करेंगे। सोवियत संघ इसलिए नहीं टूटा क्योंकि वहां पैसा नहीं था, वो इसलिए टूटा क्योंकि वहां के लोग और पार्टी के मेंबर्स का कम्युनिज्म से भरोसा उठ गया था। हु जिनताओ के दौर में चीन में भी यही हो रहा था। पार्टी के लोग अब मार्क्स या माओ की बात नहीं करते थे, वो प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और वीजा की बातें करते थे। उनके बच्चे अमेरिका और यूरोप में पढ़ रहे थे और वो अपनी काली कमाई विदेश भेज रहे थे। इसका मतलब था कि पत्नी और बच्चे विदेश में सेटल हैं और साहब चीन में अकेले रहकर पैसे कमा रहे हैं ताकि जैसे ही खतरा लगे वो भाग सकें। एलिजाबेथ इकोनॉमी अपनी किताब द थर्ड रिवॉल्यूशन में लिखती हैं कि हु जिनताओ के 10 सालों को चीन में द लॉस्ट डिकेड कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इकोनॉमी तो बढ़ी लेकिन सिस्टम सड़ गया। कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, बस लूट मच रही। और इसी सड़न का सबसे बड़ा धमाका हुआ 2012 में। मार्च 2012 की एक रात बीजिंग की सड़कों पर सन्नाटा था। अचानक एक काली फरारी हवा से बातें करती हुई निकली और एक ब्रिज से टकराकर चकनाचूर हो गई। गाड़ी चलाने वाला लड़का मौके पर ही मर गया और गाड़ी में 2 लड़कियां भी थीं जो बुरी तरह से घायल हुईं। अजीब बात यह थी कि वो तीनों ही अर्धनग्न हालत में थे। मरने वाला लड़का कोई आम रईस ज्यादा नहीं था, उसका नाम था लिंग गु। वो बेटा था लिंग जिहुआ का जो राष्ट्रपति हु जिनताओ के सबसे खास आदमी और उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे। इस एक्सीडेंट ने चीन की राजनीति में भूचाल ला दिया। एक कम्युनिस्ट नेता का बेटा जिसके पास करोड़ों की फेरारी है, ये पैसा कहां से आया? लिंग जिहुआ ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की और उन्होंने उस रात पुलिस को नहीं बल्कि झाओ योंगकांग की प्राइवेट आर्मी को इस्तेमाल किया ताकि खबर बाहर न जाए। उन्होंने अपनी पावर बचाने के लिए अपने बेटे की लाश का भी सौदा कर लिया, लेकिन खबर
छिप नहीं सकी। इस एक्सीडेंट ने पार्टी की रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। आम जनता को दिख गया कि ये नेता जो सादा जीवन का भाषण देते हैं, उनके बच्चे अय्याशी में जी रहे हैं। ये सोवियत संघ के आखिरी दिनों जैसा माहौल था। पार्टी बिखर रही थी और अनुशासन खत्म हो चुका था। सुशांत सिर्क लिखती हैं कि पार्टी के बड़े बड़े नेता आपस में लड़ने लगे और उन्हें डर था कि अगर जनता को पता चल गया कि ऊपर कितना कचरा जमा है तो 1989 जैसी क्रांति दोबारा से हो जाएगी। पार्टी एल्डर्स और नेताओं को समझ में आ गया था कि अब सॉफ्ट लीडर से काम नहीं चलेगा। हू जिंताओ जैसा आदमी इस दुकान को नहीं चला सकता। उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस बिखराव को समेट सके, जो डंडा चला सके और जो इन 9 ड्रैगन का सिर कुचलकर पावर अपने हाथ में ले सके। एक ऐसा आदमी जो सोवियत संघ वाली गलती ना दोहराए और पार्टी को टूटने से बचा ले। और उनकी तलाश जाकर रुकी एक शख्स पर, एक क्रांतिकारी का बेटा जिसका नाम था शी जिनपिंग। दिसंबर 2012 की बात है। शी जिनपिंग को चीन की गद्दी संभाले अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे। वो दक्षिण चीन के दौरे पर थे, गुआंगडोंग प्रांत में। वहां पार्टी के नेताओं के साथ एक बंद कमरे में बैठक चल रही थी और माहौल बेहद गंभीर था। वहां शी जिनपिंग ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने कमरे में सन्नाटा खींच दिया। सवाल, सोवियत संघ क्यों टूटा? जिनपिंग कुछ देर चुप रहे और फिर खुद ही जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जो आज चीन की हर पॉलिसी की नींव है। उन्होंने कहा, आखिर में मिखाइल गोर्बाचेव का बस एक ऐलान ही काफी था और पूरी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। लेकिन सबसे शर्मनाक बात क्या थी? ये कि उस वक्त वहां कोई एक भी असली मर्द नहीं बचा था जो आगे आता, विरोध करता और पार्टी को टूटने से बचाता। सुशांत सिर्क अपनी किताब ओवररीच में लिखती हैं कि ये लाइन शी जिनपिंग के दिमाग की कुंजी है। उनकी नजर में सोवियत संघ इसलिए नहीं टूटा क्योंकि वहां गरीबी थी या अमेरिका ने उसे हराया। वो इसलिए टूटा क्योंकि वहां के नेता कायर थे। उन्होंने पार्टी पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी थी। शी जिनपिंग ने कसम खाई, मैं वो गलती नहीं करूंगा। लेकिन ठहरिए, शी जिनपिंग को चुना किसने था? उन्हें चुना था पार्टी के उन्हीं बुजुर्गों ने, उन्हीं 9 ड्रैगन ने जो हू जिनताओ के दौर में मलाई खा रहे थे। उन्हें लगा था कि शी जिनपिंग उनके जैसे ही हैं, एक क्रांतिकारी के बेटे। उन्हें लगा ये तो घर का लड़का है, ये हमारी दुकान चलने देगा। एलिजाबेथ इकोनॉमी अपनी किताब में लिखती हैं कि पार्टी के बुजुर्गों ने शी जिनपिंग को बहुत कम करके आंका। उन्होंने सोचा था कि वो एक कठपुतली होंगे, लेकिन शी जिनपिंग ने आते ही घोड़े खोल दिए। सत्ता में आते ही शी ने अपनी डायरी खोली और उसमें से 2 शब्द निकाल लिए, बाघ और मक्खियां। उन्होंने ऐलान किया कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ेंगे, चाहे वो छोटा अधिकारी माने मक्खी हो या पार्टी का सबसे बड़े नेता यानी बाघ ही क्यों ना हो, कोई नहीं बचेगा। और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। 2014 में चीन के सिक्योरिटी जार जाओ योंग कांग को गिरफ्तार कर लिया गया। ये माओ के बाद पहला मौका था जब इतने बड़े नेता को जेल भेजा गया। शी ने साफ संदेश दिया, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, न रिटायर हुआ नेता न मौजूदा नेता। उन्होंने सेना के जनरलों को भी नहीं बख्शा। जनरल शू काईहो और गुओ बाक्सियो, जिन्होंने सेना की कुर्सियां बेची थी, उन्हें भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया। शी जिनपिंग ने कलेक्टिव लीडरशिप को खत्म कर दिया। अब टेबल पर 9 लोग बहस नहीं करते थे, अब एक आदमी बोलता था और बाकी सब नोट करते थे। विदेशी मीडिया उन्हें चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग कहने लगी। लेकिन शी जिनपिंग जानते थे कि सिर्फ नेता को जेल में डालने से काम नहीं चलेगा। सोवियत संघ के पतन से शी जिनपिंग ने एक बात समझ ली थी कि पार्टी का कंट्रोल हर जगह होना चाहिए, न सिर्फ राजनीति में बल्कि लोगों की जेब और याददाश्त में भी। चीन की तरक्की की कहानी वहां की प्राइवेट कंपनियों ने लिखी थी। अलीबाबा, टेंसेंट जैसी कंपनियों ने दुनिया में धूम मचा दी थी। लेकिन शी जिनपिंग को इनमें एक खतरा दिखाई दिया। उन्हें लगा कि ये कंपनियां इतनी ताकतवर हो गई हैं कि ये पार्टी की बात नहीं सुनेंगी। सुशांत सिर्क अपनी किताब में एक चौंकाने वाला आंकड़ा देती हैं। 2020 तक चीन की 70% प्राइवेट कंपनियों में कम्युनिस्ट पार्टी की शाखाएं खुल चुकी थी। शी जिनपिंग ने एक नया नियम लागू किया कि अब हर बड़ी कंपनी के अंदर एक पार्टी सेल का होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जैक मा या किसी भी सीईओ के बगल वाली कुर्सी पर
पार्टी का एक आदमी बैठा होगा। ये पार्टी सेल सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं थे, इनका काम ये देखना था कि कंपनी का हर फैसला पार्टी की मर्जी के मुताबिक हो। सुशांत सिंह बताती हैं कि ये पार्टी शाखाएं अब मैनेजमेंट के फैसलों में भी दखल देने लगी हैं, चाहे वो कर्मचारियों की भर्ती हो या फिर सामाजिक जिम्मेदारी। सोचिए, अगर आप एक विदेशी कंपनी हैं और आप चीन में धंधा कर रहे हैं तो आपके दफ्तर के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी का एक सेल होगा जो आपकी जासूसी करेगा। ये शी का तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि पैसा किसी का भी हो, कंट्रोल पार्टी का ही रहेगा, और इसे वो सीसीपी इंक कहते हैं। पैसे के बाद अब बात याददाश्त पर कंट्रोल करने की। आपने ध्यान दिया होगा कि चीन के आज के नेता पुराने नेताओं को भला बुरा नहीं कहते। किसी फेलियर या कमी का इल्जाम पुराने नेताओं पर नहीं डाला जाता। शी जिनपिंग का मानना था कि सोवियत संघ इसलिए टूटा क्योंकि वहां के लोगों ने अपने इतिहास और अपने नेताओं जैसे लेनिन और स्टालिन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसे उन्होंने हिस्टोरिकल निहिलिज्म यानी ऐतिहासिक शून्यवाद का नाम दिया। शी ने तय किया कि चीन में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने एक नया कानून बनाया जिसके तहत कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास, उसके नेताओं या उसके शहीदों पर सवाल उठाना या फिर उनका मजाक उड़ाना एक अपराध है। सुशांत सिर्क एक किस्सा बताती हैं। अक्टूबर 2021 में एक पूर्व पत्रकार ने एक फिल्म की आलोचना की। फिल्म का नाम था द बैटल एट लेक चानजिंग, जो कोरियाई युद्ध पर बनी एक देशभक्ति फिल्म थी। पत्रकार ने बस इतना कहा कि फिल्म में दिखाए गए चीनी सैनिकों के बर्फ में जमने की घटना पर थोड़ा तार्किक होकर सोचना चाहिए। उन्होंने सैनिकों के लिए मूर्ख जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उनका लहजा थोड़ा व्यंग्यात्मक जरूर था। नतीजा क्या हुआ? उन्हें तुरंत ही हिरासत में ले लिया गया। उन पर राजनीतिक शहीदों को बदनाम करने का आरोप लगा। सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जेल हो गई। शी जिनपिंग का संदेश साफ था, इतिहास वही है जो पार्टी बताएगी। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आप देशद्रोही हैं। एलिजाबेथ इकॉनमी लिखती हैं कि शी ने स्कूलों की किताबों से लेकर इंटरनेट तक हर जगह से वो सब कुछ मिटा दिया जो पार्टी की छवि खराब कर सकता था। और ये इम्यूनिटी सिर्फ जिंदा नेताओं तक सीमित नहीं है। आप माओ त्से तुंग और डेंग शियाओपिंग जैसे पुराने नेताओं को भी नहीं छू सकते। इतिहास गवाह है कि माओ की नीतियों की वजह से अकाल पड़ गया और चीन के करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन आज चीन में उनके खिलाफ एक शब्द बोलना भी जुर्म है। उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। यहां तक कि कल्चरल रिवॉल्यूशन जैसी त्रासदियों को भी अब एक जरूरी कदम बताया जाता है। तो क्या शी जिनपिंग ने वो अमृत ढूंढ लिया है जो सोवियत संघ को नहीं मिला था? क्या कंट्रोल ही वो चाबी है जो चीन को अमर बनाएगी? जवाब इतना सीधा नहीं है। सुशांत सिर्क अपनी किताब ओवर रिच में एक बहुत ही पते की बात लिखती हैं। वो कहती हैं कि शी जिनपिंग ने सोवियत संघ के पतन से डरकर चीन को एक इको चैम्बर बना दिया है। 2018 में शी ने राष्ट्रपति पद की समय सीमा यानी टर्म लिमिट्स हटा दी, यानी अब वो आजीवन राजा हैं। डेंग शियाओपिंग ने जिस कलेक्टिव लीडरशिप को बनाया था ताकि कोई दूसरा माओ पैदा ना हो, शी ने उसी सिस्टम की बलि चढ़ा दी। दिक्कत यह है कि जब आप अपने आसपास सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों को भर लेते हैं तो आपको अपनी गलतियां बताने वाला कोई नहीं मिलता। सोवियत संघ की लीडरशिप कमजोर थी, लेकिन शी जिनपिंग की लीडरशिप कठोर हो गई। और विज्ञान का नियम है, जो चीज जितनी सख्त होती है दबाव पड़ने पर वो झुकती नहीं, सीधे टूट जाती है। चीन ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले थे ताकि ताजी हवा आ सके, लेकिन शी जिनपिंग को डर है कि हवा के साथ मक्खियां भी आ जाएंगी, इसलिए उन्होंने दरवाजे बंद करके अंदर का माहौल ही बदल दिया है। आज चीन में पैसा है, पावर है, सेना है, लेकिन एक चीज गायब है, भरोसा। पार्टी को जनता पर भरोसा नहीं है, इसलिए सर्विलांस है, और जनता को नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए चुप्पी है। 1991 में सोवियत संघ इसलिए नहीं बिखर गया था कि वहां लोग बहुत शोर मचा रहे थे। वो इसलिए बिखरा था क्योंकि सिस्टम अंदर से सड़ चुका था और ऊपर से सब शांत दिख रहा था। आज बीजिंग में वो शांति है, लेकिन इतिहास गवाह है, राजनीति में गहरा सन्नाटा अक्सर किसी बड़े तूफान का अलार्म होता है। इसका ये मतलब नहीं कि चीन बिखर जाएगा। नॉर्थ कोरिया जैसे उदाहरण मौजूद हैं, इसलिए चीन के
सोवियत संघ से लिए सबक कितने कारगर साबित होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अलिफ लैला के इस अंक में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरी कहानी पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए अलिफ लैला के इस अंक को लिखा हमारे साथी कमल ने, इसे शूट किया है आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।